हेलो विशियंस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। यस, आईआईटी एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आईआईटी एक्सप्रेस आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेसिकली इलास्टिसिटी, सॉलिड्स की और लिक्विड्स की हम बात करेंगे। गैसेस थर्मल फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर में जो हमारे इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स से, फ्लूइड से जो क्वेश्चन आए हैं आईआईटी एडवांस में, उनका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन अ कंटेनर having a weightless piston with a hole. A capillary tube of inner radius 0.1 millimeter is dipped vertically into the liquid through the airtight piston hole. As shown in the figure, the air in the container is isothermally compressed from its original volume V0 to 100/101 V0. With the movable piston, considering air as an ideal gas, the height of the liquid column in the capillary above the liquid level in centimeter is. देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, ये एक हमें दिखा रखे हैं, आप कंटेनर की तरह ले लीजिए, लेकिन इसमें एक मूवेबल पिस्टन है। राइट, इस मूवेबल पिस्टन के नीचे एयर भी है और लिक्विड भी है। इस पिस्टन को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो एयर का प्रेशर बढ़ेगा, एयर का प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विड की फ्री सरफेस का प्रेशर बढ़ेगा, और अगर लिक्विड की फ्री सरफेस का प्रेशर बढ़ेगा तो उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए लिक्विड इस ट्यूब में राइज करेगा। तो अगर हमें ये पार्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर ये जो ट्यूब है ये कैपिलरी ट्यूब की तरह काम कर रही है। अब कैपिलरी ट्यूब में तो सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड वैसे भी राइज करेगा, तो इसमें दो डिफरेंट कॉज हैं जिसके कारण लिक्विड इस ट्यूब में राइज कर रहा है। एक है कैपिलरी ट्यूब, जिसके कारण लिक्विड का राइज आपको याद ही है। कैपिलरी ट्यूब का एसेंट फॉर्मूला, कितना राइज होता है कैपिलरी के कारण? कैपिलरी के कारण जो राइज है वो है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। ये तो सबको मालूम है। देखिए, वैल्यू गिवन है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 0.075, तो 2 इंटू 0.075 cos थीटा। Density of liquid is given 10 to the power 3. Angle of contact with the liquid is 0. So cos 0, density is 10 to the power 3. Acceleration due to gravity is given here as 10, and radius of capillary tube. Radius of tube is given 0.1 millimeter. तो 0.1 मिलीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए। तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था कि हम केवल क्या देख रहे हैं, हमने एक्चुअल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। हम देख रहे हैं कि अगर इसके प्रेशर को हम भूल जाते तो अपना जो लिक्विड राइज कर रहा है कैपिलरी एक्शन के कारण, वो कितनी हाइट तक राइज कर रहा है। तो दैट हाइट इज 2t cos थीटा अपॉन r रो g। राइट, वैल्यू रखें 2, 0.075, ये कैंसिल आउट। अच्छा, इसको हटाएंगे तो 10 to the power 3 हो जाएगा। राइट, इसको हटाएंगे तो एक 10 आ जाएगा, और ये 10 हम कैंसिल कर देंगे। राइट, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लिया हमने। कितना बन गया? 2 इंटू 75 150 अपॉन 10 to the power 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बदले तो 15 सेंटीमीटर। ये कैपिलरी ट्यूब में राइज होगा लिक्विड का। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं कि जो हमने प्रेशर बढ़ाया उसके कारण लिक्विड कितना राइज करेगा। देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा प्रेशर आप लगा रहे हैं वो रो जी एच से बैलेंस होना चाहिए। राइट, तो प्रेशर आपने जो बढ़ाया वो कितना बढ़ा दिया? कह रहे हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ओरिजिनल वॉल्यूम V0 से 100/101 V0 तक। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P1 V1 कितना होना चाहिए? P1 V1 P2 V2 के इक्वल होना चाहिए। यस सर, ये हमें मालूम है। पहले प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, V1 V0 के इक्वल, P2 हमें पता नहीं है, और V2 कंप्रेशन के बाद का वॉल्यूम दे रखा है 100 V0 अपॉन 101, तो 100 V0 अपॉन 101, दिस वन इज गिवन। V0 कैंसिल आउट, तो P2 इक्वल्स टू 101 अपॉन 100 PA। ये आपने प्रेशर पढ़ा।
जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो रो जी एच से बैलेंस होना चाहिए, राइट। तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो कितना हो गया, एक्स्ट्रा प्रेशर 101 अपॉन 100 पी ए माइनस पी ए, और ये हो गया 1 अपॉन 100 पी ए। यही तो एक्स्ट्रा प्रेशर किससे बैलेंस होना चाहिए, रो जी एच से बैलेंस होना चाहिए। रो 10 टू द पावर 3, जी 10 और एच हमें पता नहीं है, 1 अपॉन 100 एंड पी ए इज 10 टू द पावर 5। यस, कितना आ गया, देखिए 3 और 2 5 कैंसिल आउट, तो h इक्वल टू 1/10 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का राइज हो रहा है जो आपने प्रेशर अप्लाई किया उसके कारण, और 15 सेंटीमीटर का राइज हो रहा है कैपिलरी एक्शन के कारण। तो टोटल लिक्विड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड h कितनी होनी चाहिए, तो दिस वन इज h ड्यू टू प्रेशर, HP लिख लेते हैं इसको, और टोटल हाइट जो हमारी हो गई वो कितनी हो गई, टोटल हाइट हो गई h ड्यू टू कैपिलरी एक्शन प्लस h ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर। 15 प्लस 10, 15 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ये हो गई। तो कितनी हाइट तक लिक्विड राइज करेगा, अगर हम इसमें देखें तो 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया, राइट। इसको दूसरी तरह से भी कर सकते थे, क्योंकि जो कैपिलरी का एक्शन है उसी प्रिंसिपल को हम यूज कर लेते हैं। यहां पर प्रेशर कितना है आउटसाइड पी ए, यहां कितना हो गया प्रेशर, यह आपने निकाल लिया P2। जो प्रेशर यहां पर है वही प्रेशर यहां होना चाहिए भाई। यहां पे प्रेशर कितना है पी ए, सरफेस टेंशन के कारण कितना रिडक्शन होगा 2T/R। तो आप इस तरह से भी देख सकते थे कि पी ए माइनस 2T/R प्लस रो जी एच, और ये किसके बराबर हो जाता, P2 के बराबर हो जाता। इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आने वाला है, राइट। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, बट दिस वन इज क्वाइट इजी, राइट, कि हम सुपर पोजिशन, दो कारण हैं इसमें लिक्विड के राइज करने के, उन दोनों कॉजेस को अलग अलग देखें और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से दोनों को ऐड कर लें। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया ये हमारा 2023 के पेपर 2 में आया था, राइट। नॉर्मली फ्लूइड डायनामिक्स को डिफिकल्ट मानते, बट ऐसा नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से इसको आप पेपर में सॉल्व कर सकते थे, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है। A bubble has surface tension S. The ideal gas inside the bubble has ratio of specific heat gamma 5/3. The bubble is exposed to the atmosphere and is always retain its spherical shape. When the atmospheric pressure is PA1, the radius of the bubble is found to be R1 and temperature of enclosed gas is T1. When the atmospheric pressure is PA2, the radius of bubble and the temperature of the enclosed gas are R2 and T2. Respectively, which of the following statements is are correct? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी बबल है तो इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर का कोई रिलेशन होता है। सरफेस टेंशन के कारण बबल कंप्रेशन की प्रॉपर्टी रखती है, लिक्विड ट्राई टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया, तो इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर एंड दिस डिफरेंस इज सिंपली 4T/R। हियर सरफेस टेंशन इज गिवन एज S, तो 4S/R, ये हमें मालूम है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर बाहर प्रेशर PA1 है तो रेडियस R1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर प्रेशर PA1 है दिस वन, तो रेडियस कितनी है, यस कितनी है रेडियस R1, तो 4S अपॉन R1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इसको चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, P1 इक्वल टू PA1 प्लस 4S अपॉन R1। इसी तरह से P2 इक्वल्स टू PA2 4S अपॉन R2, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर इज T1 एंड T2। पहले वाले केस में टेम्परेचर कितना बताया गया T1, और बाद वाले केस में टेम्परेचर कितना बताया गया T2 बताया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इफ द सरफेस ऑफ बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर, अगर हीट इंसुलेटर है
तो ये जो हमारा रेडियस का चेंज है, जो भी प्रोसेस है, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, वो एडियाबैटिक होना चाहिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? यस, एडियाबैटिक प्रोसेस मान के हम अगर चलें, ए पार्ट को हम देखें, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 पावर गामा, यही है एडियाबैटिक प्रोसेस। P1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है PA1 प्लस 4S अपॉन R1, V1 is 4/3 पाई R1 क्यूब होल पावर गामा। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी? P2 हो गई आपकी PA2 प्लस 4S बाय R2 4/3 पाई R2 पावर क्यूब और पावर गामा। गामा की वैल्यू कितनी गिवन है? गामा इज गिवन 5/3, तो गामा के प्लेस में 5/3 रख लेते। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर दिया जाए, ये 4 3 पाई ये कैंसिल हो गया, ये रह गया PA1 प्लस 4S अपॉन R1 एंड दिस वन इज R1, पावर 5/3 रखेंगे तो पावर 5 रह गई, PA2 प्लस 4S बाई R2 पावर 5 हो गई। क्या चेक करना है? R1 अपॉन R2 पावर 5, और इधर देखो R1 R2 ऐसे ही लिखा हुआ है, राइट? तो इसके अंदर R1 R2 के लिए सॉल्व नहीं करना है, केवल R1 अपॉन R2 टू पावर 5 ही हमें फाइंड करके देखनी है। तो R1 अपॉन R2 पावर 5, PA2 प्लस 4S अपॉन R2 होल डिवाइडेड बाय PA1 प्लस 4S अपॉन R1, ये आ गया, राइट? हियर इज 2S अपॉन R2, 2S अपॉन R1, तो दिस वन इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, तो A इज नॉट करेक्ट है, ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, राइट? आगे बढ़े, दूसरे स्टेटमेंट को देखें, इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्टली हीट इंसुलेटर, अभी भी इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, then the total internal energy of the bubble including its surface energy does not change with external atmospheric pressure। अरे देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस में जितना भी वर्क होता है वो इंटरनल एनर्जी के लॉस पे ही होता है, राइट? तो ये कह रहे हैं कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग इट्स सरफेस एनर्जी डज नॉट चेंज, तो बिल्कुल जो भी वर्क होगा वो चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, तो दिस वन इज अगेन नॉट द करेक्ट आंसर। इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्टली हीट कंडक्टर, परफेक्ट हीट कंडक्टर का मतलब क्या हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमारा P1 V1 मस्ट बी P2 V2, ये होना चाहिए, राइट? P1 PA1 प्लस 4S अपॉन R1, वॉल्यूम इज 4/3 पाई R1 क्यूब इक्वल्स टू P2 PA2 प्लस 4S अपॉन R2, और ये हो गया 4/3 पाई R2 क्यूब, ये हो गया 4/3 पाई, कैंसिल आउट, R1 अपॉन R2 क्यूब, राइट? कितना हो गया? PA प्लस 4S अपॉन R2 डिवाइडेड बाय PA1 प्लस 4S अपॉन R1। लेट्स चेक क्या दिया है, PA2 प्लस 4S अपॉन R2 क्यूब, यस दिस वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो C हमारा करेक्ट हो गया, राइट? नेक्स्ट को देखें, इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर, यस ये तो फिर एडियाबैटिक की बात करने लगे, देन T2 अपॉन T1 पावर 5/2 इक्वल्स टू, तो T2 अपॉन T1 की बात करें तो मतलब टेम्परेचर की टर्म्स में हमें इक्वेशन लिखनी है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन तो ये हमारी होती ही, और अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में बात करें या प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में बात करें तो हम एडियाबैटिक इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे PV टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है, अगर आपने P को लिख दिया nRT अपॉन V,
तो दिस वन इज कांस्टेंट, तो यही लगा देते T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। T1 V1 4/3 पाई R1 क्यूब, 5/3 minus 1 means 2/3, T2 4/3 pi R2 cube whole power 2/3। यस, क्या कैंसिल हो गया? 4/3 4/3, T1 R1 स्क्वायर रह गया इक्वल टू T2 R2 स्क्वायर रह गया, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर रह गया। अब देखिए R2 अपॉन R1 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, दिस वन राइट, R1 अपॉन R2 पावर 5 आ चुका है हमारे पास, और हमें यहां निकालना क्या है? T1 T2 पावर 5/2 निकालनी है, राइट, T1 T2 पावर 5/2 हमें निकालनी है, तो दोनों साइड इसकी पावर 5/2 कर देती, T1 अपॉन T2 पावर 5/2। जो हमें कैलकुलेट करना है ये हो गया R2 अपॉन R1 स्क्वायर और पावर 5/2, तो कितनी रह गई? पावर 5 रह गई। अब R2 अपॉन R1 पावर 5, PA1 अपॉन 4S, यस, PA1 4S अपॉन R1 PA2 प्लस 4S अपॉन R2, ये रह गया, राइट। रेसिप्रोकल रिलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, R1 ऊपर है तो PA1 नीचे है, R2 नीचे तो PA2 ऊपर है, रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो रेसिप्रोकल में हमने लिख दिया R2 PA2 नीचे आ गया और R1 नीचे तो PA1 ऊपर चला गया, राइट। तो दिस वन, तो चेक कीजिए करेक्ट है या फॉल्स है। T2 अपॉन T1 PA2 प्लस दिस वन, T1 के साथ दिस वन, यस, तो करेक्ट है। T1 के साथ PA1 है, T2 के साथ PA2 है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो यस, जो हमारा ऑप्शन गिवन है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों क्वेश्चन हमारे सरफेस टेंशन पर बेस्ड थे, 23 वाला भी और 22 वाला भी, और सरफेस टेंशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी एडवांस के लिए, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, राइट, यस। आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट, a cylindrical tube with its base as shown in the figure is filled with water. It is moving down with a constant acceleration a along a fixed inclined plane with angle 45 degree. यस, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक कंटेनर का मोशन हमें दे रखा है, और हमें मालूम है इंक्लाइन प्लेन पर जो एक्सेलरेशन होता है वो सिंपली जी साइन थीटा हो जाता है। ये एंगल कितना है? 45, तो ए कितना हो जाएगा? जी साइन 45 के बराबर हो जाएगा। P1 एंड P2 आर प्रेशर्स एट पॉइंट 1 एंड 2, 1 पर और 2 पर प्रेशर दिया हुआ है। देखो इस बार ना जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है वो लिक्विड में मोशन होने के कारण हम इस प्रेशर डिफरेंस को एनालाइज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मोशन, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं 3, 1 2 3, 3 पॉइंट, 3 और 1, तो सीधा वर्टिकली कितना हाइट पे डिफरेंस पर है, मान लेते हैं h हाइट के डिफरेंस पर है। ये कितनी हाइट के डिफरेंस पर है? h हाइट के डिफरेंस पर है। ये h हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस हमें दी हुई है d और ये एंगल हमें दिया हुआ है 45, राइट। तो d और h आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए भाई, 10 45 इज 1, तो h तो d के बराबर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। अच्छा, अगर हम आपसे P3 माइनस P1 पूछें या P1 माइनस P3 पूछें तो आप निकाल सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस वर्टिकल कॉलम है, P1 माइनस P3 कितना होगा? सर स्टैटिक होता तो रो जी एच होता, तो ऐसा करते हैं, इसे स्टैटिक मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते? स्टैटिक मान लेते। स्टैटिक मानेंगे तो जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, राइट। अगर हम इसी को रेफरेंस फ्रेम बना ले,
तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो सूडो फोर्स आ गया ma अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर सूडो फोर्स आ गया ma तो a का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो गया, यस ये जो a है ना इसके दो कंपोनेंट हो रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में हो रहा है एक साइन 45 और एक इस डायरेक्शन में हो रहा है a cos 45। और जब कोई चीज नीचे को जाती है तो सूडो फोर्स ऊपर को आता है, तो mg माइनस ma मतलब g की इफेक्टिव वैल्यू जो हो गई वो g माइनस a बाई रूट 2 हो गई। कोई भी चीज अगर डाउनवर्ड मोशन करती है एक्सेलरेशन से तो उसका इफेक्टिव वेट कम हो जाता है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g कम हो जाती है, तो रो और g के प्लेस में आ गई इफेक्टिव वैल्यू g माइनस a बाई रूट 2 और h इज डी। ये हमारी पहली इक्वेशन। अब अगर P2 और P3 को देखें तो ये अगेन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो सूडो फोर्स इधर को लगेगा, तो 2 का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा 3 से, राइट। तो P2 माइनस P3 कितना होगा, P2 माइनस P3, यस, तो P2 माइनस P3 कितना होगा, अगेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज d और एक्सेलरेशन कितना है a बाय रूट 2, तो रो a बाय रूट 2 इंटू डी, ये हो गया प्रेशर डिफरेंस। इसको आप 1 बोल लीजिए, इसको आप 2 बोल लीजिए। निकालना हमें क्या है, निकालना है P1 माइनस P2, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, P1 माइनस P2 कितना हो गया, रो जी डी माइनस रो a बाय रूट 2 डी, रो a बाय रूट 2 डी, 2 रो a बाय रूट 2 डी, रो जी डी माइनस P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 2 नॉट 2 रो जी डी, राइट, रो जी डी माइनस कितना हो गया a रूट 2 रो डी, भाई 2a अपॉन रूट 2 है ना, 2a अपॉन रूट 2, a रूट 2 लिख सकते हैं, a रूट 2 रो डी हो गया, राइट। हमें निकालना है P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी, 1 माइनस a रूट 2 अपॉन जी, ये हो गया। और इसको इन्होंने क्या डिफाइन किया, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी दे डिफाइंड एज बीटा, तो इसको हम बीटा बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, बीटा। तो बीटा आपका हो गया 1 माइनस a रूट 2 अपॉन जी, ये हो गया हमारा बीटा। करना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो जिसमें भी इस तरह का मल्टी चॉइस क्वेश्चन आता है ना, उसमें आपको एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करने, राइट। क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं है क्या करना है, क्वेश्चन में तो दे रखा था कि लेट बीटा इज दिस वन, और हमने बीटा एनालाइज करते हुए आसानी से हमने इसको बड़ा सिंपल कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हुए प्रेशर डिफरेंस लिख के और बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या कह रहे हैं, ए पार्ट में कह रहे हैं व्हेन a इज g बाय रूट 2 बीटा इज 0, राइट, a इज g बाय रूट 2 इफ देन बीटा कितना आएगा, भाई a को g बाय रूट 2 रखेंगे 1 माइनस 1 0, तो बीटा कितना आ गया, 0 आ गया। तो a इज द करेक्ट स्टेटमेंट, a हमारा करेक्ट हो गया। When a is g by root 2, बीटा इज ग्रेटर देन 0, जब a करेक्ट हो गया तो b तो करेक्ट हो ही नहीं सकता है, राइट। बीटा इज 0 नॉट ग्रेटर देन 0, तो b को तो एनालाइज करना हमारा बेकार है। यहां a g by 2 दे रखा है, तो दोनों एक साथ एनालाइज हो जाएंगे, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, राइट। अगर a को आप g by 2 बोल देते हैं तो क्या होने वाला है, देन बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस a को आपने लिखा g बाय 2 g और रूट 2, ये कितना हो गया 1 माइनस 1 बाय रूट 2, ये हो गया। लेट्स चेक, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, एलसीएम लेंगे अलग अलग करेंगे तो बीटा कितना है, रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2, तो यस दिस वन इज आल्सो करेक्ट। और अगर ये करेक्ट है तो अगला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू अलग हो ही नहीं सकती है, g बाय 2 सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए, तो c करेक्ट है तो d हमारा करेक्ट नहीं होगा,
राइट। तो देखने में लग रहा था कि शायद 2021 में एक अच्छा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन के बाद लग रहा है कि नहीं, ये भी आसानी था, राइट। केवल एक प्रेशर डिफरेंस रो जी एच वाला फॉर्मूला इसमें यूजफुल था, जिसमें हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली डायरेक्ट एप्लीकेशन रखी कि अगर कहीं पे मोशन है तो जी अपनी इफेक्टिव वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है। तो जी को इफेक्टिव वैल्यू से रिप्लेस किया, जी माइनस ए बाई रूट टू जब वर्टिकल वाले पॉइंट देखे और हॉरिजेंटल वाले देखे तो जो एक्सेलरेशन था वो ए बाई रूट टू था। तो डायरेक्टली हमने प्रेशर डिफरेंस के फॉर्मूले को लिखते हुए क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया, राइट। यस, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट 2020। यस 2020 मैच की नहीं बात करें भाई, 2020 पेपर 2 का क्वेश्चन है। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर 2 में ही है, इससे फ्लूइड से, राइट, फ्लूइड डायनामिक्स से पेपर 2 में ही है मैक्सिमम क्वेश्चन। अ ट्रेन विद क्रॉस सेक्शन एरिया ST is moving with the speed VT inside a long tunnel of cross section area S0, राइट। प्रैक्टिकल सिचुएशन देखें तो टनल के अंदर से ट्रेन पास होते हुए जा रही है, राइट। टनल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है वो S0 दे रखा है। ये टनल का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है? S0 दे रखा है। ये हमारी टनल हो गई, और ये हाँ भाई वही छुक छुक वाली रेलगाड़ी, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ST दे दिया है, ट्रेन का क्रॉस सेक्शन एरिया। रिलेशन भी हमें बताया कि जो टनल का एरिया है वो 4 टाइम्स ट्रेन का क्रॉस सेक्शन एरिया है। आगे क्या करें? Assume that almost all the air in front of the train flows back between its sides and the walls of the tunnel। भाई जब ट्रेन चल रही है तो कह रहे हैं इसके सामने वाली जितनी एयर है ये सारी इसके साइड वे से मूव करते हुए पीछे जाएगी। ऐसा ही होता है जब गाड़ी चलती है, तो जो सामने वाली एयर है वो साइड से होते हुए पीछे मीट करती, जैसे एयर फॉइल का हमारा प्रिंसिपल है, बर्नौलीज थ्योरम हम जिसमें लगाते, उसी तरह से एक काम हो रहा है, राइट। तो बिटवीन इट्स साइड्स एंड द वॉल्स ऑफ द टनल, भाई ट्रेन की साइड्स में और वॉल्स में, मतलब कितने एरिया से, टोटल कितना है S0, ट्रेन का कितना है ST। तो जो एयर यहां से फ्लो कर रही है वो कितने एरिया से करेगी? S0 माइनस ST से फ्लो करेगी, राइट। भाई हम खड़े हैं, हमारे सामने से एक गाड़ी निकलती है तो उसके साथ साथ हवा भी ड्रैग करते हुए साथ जाती है, उसको भी वेलोसिटी मिल जाती है, राइट। तो यहां एयर को भी वेलोसिटी मिलेगी। हमने मान लिया कितनी वेलोसिटी है एयर की? V। हमें पीछे जाते हुए क्यों लगती है? क्योंकि ट्रेन की स्पीड उसके कंपेयर में फास्ट है, तो हमें पीछे जाते हुए लगती है। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है? V स्पीड से चल रही है, और ट्रेन यहां कितनी स्पीड से चल रही है? VT से चल रही है। ट्रेन के अंदर जो एयर होगी वो कितनी स्पीड से चल रही है? वो VT से चल रही है। और ट्रेन के बाहर जो एयर है वो कितनी स्पीड से चल रही है? ट्रेन और टनल के बीच में जो एयर है वो कितनी स्पीड से चल रही है? वो हमारी चल रही है V स्पीड से, राइट। तो एक बनती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरी बनती है बर्नौलीज थ्योरम। दोनों को लगाते हुए हमें इसको एनालाइज करना पड़ेगा। Also the air flow with respect to the train is steady and laminar. Take the ambient pressure and that inside the train to be P0. Ambient pressure inside the train to be P0. Okay. If the pressure in the region between the sides of the train and the tunnel walls is P, तो P plus half rho V square, ये हो गया, इक्वल्स टू एम्बिएंट प्रेशर P0 प्लस हाफ रो VT स्क्वायर। भाई ट्रेन के आगे जो एयर है हमने मान लिया कि ट्रेन उसे VT से ही पुश कर रही है, तो ट्रेन के बाहर जो एयर है, मतलब ट्रेन के इनसाइड जो एयर है उसका प्रेशर P0 और उसकी वेलोसिटी हो गई VT, क्योंकि ट्रेन के साथ साथ आगे जा रही, राइट। तो P0 माइनस P अगर आपको निकालना है तो ये हो गया हाफ रो V स्क्वायर माइनस हाफ रो VT स्क्वायर, ये हो गया। भाई अगर हम बात करते हैं VT स्पीड की, तो VT स्पीड यहां आगे पूरे एरिया में फ्लो कर रही है, तो VT इंटू S0 होना चाहिए। और बात करते हैं V की,
तो v इंटू एस नॉट माइनस एस टी होना चाहिए। भाई जो ट्रेन और टनल के बीच का एरिया है वहां पर स्पीड v है, और अगर ओपन एरिया की बात करें एस नॉट तो वहां स्पीड vt है। तो vt इंटू एस नॉट इक्वल्स टू v एस नॉट माइनस एस टी। चलिए अभी ऐसे ही रहने देते हैं, एस नॉट को 4st लिखते हैं, 4vt इक्वल्स टू v 3st, और ये v हो गया आपका 4/3 v नॉट। ये हो गया, v की ये वैल्यू उठा के इसमें रख देते, तो p नॉट माइनस p इक्वल्स टू हाफ रो, यहां वैल्यू हो गई 4vt/3 स्क्वायर माइनस vt स्क्वायर। यही रह गया, कितना आ गया, यही तो रह गया ना, 4/3 v नॉट, मतलब vt रख दिया हमने, दिस इज vt। तो v स्क्वायर माइनस vt स्क्वायर, v स्क्वायर के प्लेस में वैल्यू आ गई हमारी। तो सिंप्लीफाई करें, रो बाय 2, 4 स्क्वायर 16/9 माइनस 1 vt स्क्वायर, 16 माइनस 9 7 रो vt स्क्वायर 2 इंटू 9, ये रह गया। कितना गिवन है, 7/2n रो vt स्क्वायर गिवन है, 7/2n रो vt स्क्वायर गिवन है। यस, कितना रह गया, रो गया, 7 भी गया, तो vt स्क्वायर भी गया, बचा क्या, 2 भी गया, तो बचा कितना, n इक्वल्स टू 9। देखिए जब पढ़ते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, तो हमें भी लगता है यार एक अच्छा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, अब लगेगा इसमें समय करने में, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आगे बढ़ने लगते तो पता लगता है यार अगर कॉन्सेप्चुअली अगर हम स्ट्रांग हैं तो फिर कहीं टाइम की तो कोई चांस ही नहीं है, लेंथी क्वेश्चन तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, राइट। बड़े आराम से 4-5 मिनट के अंदर IIT एडवांस का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। मतलब हमारे से, मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं अगर यस कॉन्सेप्चुअली हम क्वेश्चन को समझ जाते, राइट। तो मेन पॉइंट है क्वेश्चन का समझ में आना। क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया ना तो फिर आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर बड़े आराम से आंसर हम निकाल लेते हैं। आगे बढ़े, देखे नेक्स्ट, यस 2020 पेपर 2। अच्छा पेपर 2 में पहले भी आया, पेपर 2 में फिर से आया, इसका मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन थे, राइट। अ हॉट एयर बैलून इज कैरिंग सम पैसेंजर्स, यस प्रैक्टिकल सिचुएशन है, हॉट एयर बैलून में कुछ पैसेंजर्स हैं, एंड अ फ्यू सैंड बैग्स ऑफ मास 1 kg ईच, सो दैट इट्स टोटल मास इज 480 kg, its effective volume giving the balloon its buoyancy is v, right. The balloon is floating at an equilibrium height of 100 मीटर। यार देखो फ्लोट करने का मतलब आपको मालूम है ना कि वेट और अपथ्रस्ट बैलेंस होने चाहिए। वेट आपको दे दिया 480 kg, 480 kg तो मास है, ये वेट बन गया। अपथ्रस्ट बायोंसी इज v, तो ये हमारा बायोंसी v के बराबर हो गया, ये बायोंसी v के बराबर हो गया। अब बायोंसी v कितना होगा, रो भाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, तो वॉल्यूम हम स्मॉल v मान लेते हैं, राइट, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ये हो गया हमारा 480 g, और रो कितनी हाइट पे, h1 हाइट पे, h1 इज गिवन 100। दिस v इज नॉट वेलोसिटी, दिस v इज वॉल्यूम, क्योंकि बायोंसी कैपिटल V लिख दिया तो इसलिए हमने वॉल्यूम को स्मॉल v लिख दिया। बायोंसी अगर u लिख देते तो फोर्स ऑफ बायोंसी नॉर्मली u से डिनोट होता है, तो फिर हम वॉल्यूम कैपिटल V लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। व्हेन n नंबर ऑफ सैंडबैग्स आर थ्रोन आउट, ईच बैग कितने केजी का है, यस 1 kg का, तो n बैग्स गिरा देंगे तो कितने केजी कम हो जाएगा, n kg कम हो जाएगा, तो वेट कितना रह जाएगा, 480 माइनस n रह जाएगा, ये रह गया। अब ये किससे बैलेंस होगा, फिर से आप थ्रस्ट, अब वॉल्यूम v, अच्छा वॉल्यूम गिविंग बायोंसी इज v, ओके,
not force of buoyancy is given, volume is given capital V, right? Force of buoyancy is U, volume is capital V. कह रहे हैं वॉल्यूम तो सेम रहेगा, फिर ऊपर जाने पे हाइट के साथ डेंसिटी चेंज होती है, तो H2 डेंसिटी, H2 हाइट पे जो डेंसिटी है वो इसको बैलेंस कर रही। वेट कम हो गया तो बायोंसी ऊपर ले गई, ऊपर जाने पे डेंसिटी कम हो गई, इससे बैलेंस हो गई। तो ये दो इक्वेशन हमारे सामने। बताओ अब ये आपको लग रहा है अभी तक कहीं कि आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है? सिंपल सी बात कर रहे हैं कि बैलून के ऊपर जो फोर्स ऑफ बायोंसी है वो वेट को बैलेंस करती है। ये तो भाई क्लास 9-10 में भी आ जाता है, फ्लूइड्स में ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। अब क्या करना है, रो एच हमें दे ही रखा है, रो नॉट ई टू द पावर माइनस एच अपॉन एच नॉट। तो फिर अब हम करेंगे क्या, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें इनको डिवाइड करके एन की वैल्यू निकाल देनी, राइट। तो अगेन एक आसान सा क्वेश्चन था 2020 पेपर 2 में, आईआईटी एडवांस की बात कर रहे हैं, राइट। यस, तो 480 डिवाइडेड बाय 480 माइनस एन इक्वल्स टू रो H1 अपॉन रो H2। 480 divided by 480 minus n equals to rho h1 is rho naught e to the power minus h1 upon h naught। rho naught e to the power minus है, ये कहाँ भाग गया, माइनस h1 अपॉन h naught और रो नॉट e to the power माइनस h2 अपॉन h naught, और ये रह गया e to the power, यस ये ऊपर आके प्लस का हो गया ना, H2 माइनस H1 अपॉन H नॉट, और ये हो गया 480 अपॉन 480 माइनस एन। इसको रेसिप्रोकल कर ले, 480 माइनस एन अपॉन 480 e टू द पावर माइनस, H2 इज 150 और H1 इज 100, तो 150 माइनस 100 इज 50। एच नॉट भी गिवन है क्वेश्चन में, देखें एच नॉट इज गिवन 6000, रो नॉट की तो कहीं नीड ही नहीं पड़ रही, रेशियो में कैंसिल हो चुका है, एच नॉट इज 6000, ये आ गया, एक जीरो भी गया, ये रह गया e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 120, 480 माइनस n अपॉन 480, ये हो गया। e टू दी पावर x का एक्सपेंशन, यस हमें याद है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस, और अगर x स्मॉल है तो इट इज सिंपली 1 प्लस एक्स। तो कितना बन गया, 480 माइनस n अपॉन 480 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 120, 119 रह गया ना, 480 माइनस n इक्वल्स टू 119 इंटू 4, यही तो रह गया भाई, 120 इंटू 4 है, 119 इंटू 4 है, तो 1 इंटू 4 है, तो n 4 है, और ये आंसर है, तो n इक्वल्स टू 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो देखिए अगेन अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या यूज किया हमने इस क्वेश्चन में, राइट। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ना इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बड़ा आसान है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, राइट। बहुत सारे बच्चे तो इसे देखते हैं और छोड़ देते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया हमसे, राइट। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए, राइट, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा ना तो आपको पता लगेगा कि सॉल्यूशन बड़ा आसान है, राइट। सॉल्यूशंस आर नॉट डिफिकल्ट, ठीक। तो क्वेश्चन आप ध्यान से रीड करिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या कह रहे हैं और क्या आपसे पूछा गया, तब उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, फिर वो आईआईटी एडवांस हो, यस, या इससे भी ऊपर का आप एग्जाम दे रहे हो, राइट, यस, इससे ऊपर ओलंपियाड की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपियाड की बात करें, सारे जहां भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम को आप अच्छे से लगा लेते, तो यस फिर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हो सकते, राइट। यस, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट, अगेन 2020 पेपर 2,
क्या कह रहे हैं इस बार? A cubical solid aluminium block has an edge length of 1 meter on the surface of earth. It is kept on the floor of 5 kilometer deep ocean. Taking the average density of water and acceleration due to gravity, the change in the edge length. सिंपल बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन है. बल्क मॉडुलस आपको डेफिनेशन भी दी गई है. बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन कह रही है माइनस वी डीपी अपॉन डीवी. ये कह रही है. जब आप सरफेस पे देख रहे हैं क्यूब, ये क्यूब की साइड लेंथ आपको दी हुई है, और जब आप इसे नीचे डेप्थ पे ले जाएंगे लिक्विड के अंदर, तो इस पे प्रेशर कितना बढ़ जाएगा? ये इस प्रेशर बढ़ने से इसकी एज छोटी हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा. राइट. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज सिंपली ए क्यूब. और स्मॉल ही चेंज तो होगा, ऐसा थोड़ी ना कि आधी हो जाएगी क्यूब की लेंथ. राइट. थोड़ा सा चेंज होगा, स्मॉल चेंज होगा. तो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए हमारे काम आएगा, कोई दिक्कत है नहीं. तो चेंज इन वॉल्यूम अगर हमें मिल जाता है तो हम चेंज इन साइड लेंथ इस फॉर्मूले से सीधा निकालेंगे. तो हमारा इंटरेस्ट है चेंज इन वॉल्यूम निकालना. चेंज इन वॉल्यूम इज माइनस वी डेल्टा पी अपॉन बी. ये भी मालूम हो गया. वी कितना है? इट इज केप्ट ऑन द फ्लोर. Length, edge length is given here 1 meter. So V is 1 meter cube. 1 cube. Delta P is rho GH और bulk modulus B minus rho 10 to the power 3. रोने के लिए नहीं बोल रहे, रो की वैल्यू रखिए. G 10 है और हाइट कितना नीचे चले गए? 5 किलोमीटर डीप. तो 5000 अपॉन बी बल्क मॉडुलस 70 गीगा, मतलब 10 टू द पावर 9. ये हो गया. 1 2 3 4 3 7, ये गए 2 रह गया. डेल्टा वी तो आपको मिल गया. राइट. डेल्टा वी तो आपको मिल गया. कितना आ गया? 5 अपॉन 7000. अरे बाप रे. डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 7000. कोई दिक्कत नहीं, ये मिल गया. डेल्टा वी इज 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू वी माइनस 5 अपॉन 7000. डेल्टा ए इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 7000 इंटू 3. A is 1 and V is 1. ये हो गया. राइट. ये है मीटर में. किस में आंसर देना है हमें? मिलीमीटर में देना है. ये अच्छा है, मिलीमीटर में बदल लेते हैं. राइट. तो माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर. 7000 इंटू 3. ये 1 2 3 भगा दिया और ये माइनस 5 अपॉन 21 रह गया. राइट. माइनस 5 अपॉन 21 रह गया. देखिए, बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन आपको दी हुई थी. बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी क्वेश्चन में लिख भी दिया था. तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो सिंपली वी डेल्टा पी अपॉन बी हो गया. वॉल्यूम जो हो गया, क्योंकि क्यूब की साइड लेंथ 1 मीटर है तो वॉल्यूम 1 क्यूब 1 ही हो गया. रो जी एच, रो इज गिवन 10 टू द पावर 3, जी इज गिवन, एच इज 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर हो गया हमारा 5000 अपॉन बल्क मॉडुलस 70 इंटू 10 टू द पावर 9. गीगा पास्कल है तो 9 हमारा आ गया. राइट. ये जो टोटल है 1 2 3 4 और 3 7 0 2 रह गए और 70 इंटू 10 टू द पावर 2 7000 रह गया. 5 अपॉन 7000. ये कैलकुलेशन चेक कर ली हमने. 5 अपॉन 7000 हमारा आ गया. 5 अपॉन 7000 ये आ गया. अब चेंज इन वॉल्यूम इज 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू वी. डेल्टा वी अपॉन वी 3 डेल्टा ए अपॉन ए था ना. और ये माइनस साइन तो केवल क्या दिखा रहा है? डिक्रीज दिखा रहा है. नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? डिक्रीज इन लेंथ. डिक्रीज इन साइड लेंथ. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप डिवाइड कर सकते हैं. राइट. माइनस 0.2 आएगा. 21 इंटू 2 42
80 का मतलब 3 आएगा, और फिर उसके बाद साथ में क्या आएगा भाई 21, 2 टाइम्स 42, 80, 21, 3 टाइम्स 63, 170। तो 170 का मतलब 8 टाइम्स आएगा, 0.238, 0.238 millimeter. Yes, 0.238 millimeter is the correct answer. Right? Millimeter. Yes, this one. Right? तो देखिए, कैलकुलेशन को छोड़ दें तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इवन फॉर्मूला भी हमारे क्वेश्चन में खुद ही दे दिया इन्होंने, वॉल्यूम इनटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, फॉर्मूला भी खुद ही दे दिया, तो कुछ भी ऐसा सॉल्व करने के लिए इसमें नहीं छोड़ा था, बड़े आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते थे। राइट? यस, आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट 2020 पेपर 1। देखिए 2020 में 4 क्वेश्चन हो गए। राइट? एक ही टॉपिक से, वो सारे के सारे फ्लूइड्स से क्वेश्चन है ये। राइट? देखें, एन ओपन एंडेड यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया contains water. Initially the water level stands at 0.29 meter from the bottom in each arm. Kerosene oil of density 800 is added to the left arm until the length is 0.1 meter as shown in the diagram. The ratio H1 upon H2. अच्छा चलिए एक चीज बताइए, H1 प्लस H2 कितना होगा, बता सकते हैं? देखें किस किस को मालूम है H1 प्लस H2, जल्दी से बता दीजिए भाई। पहले कितनी हाइट थी ईच आर्म में? 0.29 मीटर इन्होंने बोला, उसका डबल कर लें, 2 इंटू 0.29, ये तो पहले से था, और एक्स्ट्रा कितना डाला? 0.1 एक्स्ट्रा डाल दिया, ये 0.1, तो टोटल कितनी हो गई? 2 इंटू 0.29, 0.58 और 0.1, 0.68 मीटर हो गई। ये हो गई H1 प्लस H2। अब अगर हम यहां पर एक पॉइंट ले लें और इसी के ठीक सामने यहां पर पॉइंट ले लें, तो ये प्रेशर डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहां का प्रेशर तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, बस किसी तरह से ये वाली हाइट निकल जाए तो बात बनेगी। अच्छा, ये वाली हाइट कितनी होगी सर? ये तो हम बता देंगे, कितनी? H1 माइनस 0.1। बस अगर ये आपने बता दी तो ये हम बता देंगे, कैसे? H2 में से इसको माइनस कर देंगे। तो ये अगर H आप बोलते हैं तो H की वैल्यू आपको पता लग गई, H2 माइनस H1 प्लस 0.1 पता लग गई। ये वाटर है, राइट? इसका प्रेशर कितना हो गया? रो वाटर जी और H इक्वल्स टू, इधर रो केरोसिन है, राइट? 0.1 मीटर की हाइट है, रो केरोसिन जी 0.1 मीटर, बस यही रह गया। क्या हो गया? रो वाटर इज 10 टू द पावर 3, जी तो कैंसिल, H इज यस H2 माइनस H1 प्लस 0.1, यही लिखा था, H2 माइनस H1 प्लस 0.1, यस इक्वल्स टू रो केरोसिन इज 800.1, ये हो गया। ये कैंसिल किया, 80 रह गया, 10 इससे कैंसिल किया, 100 रह गया, 100 H2 माइनस H1, 100 इंटू 0.1 इज 10 इक्वल्स टू 8, तो H1 माइनस H2 इक्वल्स टू 10 माइनस 8, 2 अपॉन 100, 0.0, राइट? यस, H1 माइनस H2 हमें मिल गया 0.02। H1 प्लस H2 ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था, 0.68, ऐड कर दे, यस 2H1 इक्वल्स टू 0.70, H1 इक्वल्स टू 0.35, सब्ट्रैक्ट कर लें, 2H2 इक्वल्स टू 0.66 और H2 इक्वल्स टू 0.33 मीटर। क्या निकालना था?
H1 अपॉन H2 निकालना है। यस, H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2 कितना हो गया? 0.35, 0.33, ये कैंसिल, 35 अपॉन 33, ये हमारा हो गया आंसर, राइट। 35 अपॉन 33, बी इज द करेक्ट आंसर। सिंगल टाइप था, सिंगल आंसर था, तो एक आसान क्वेश्चन रहा ये भी, राइट। केवल एक छोटी सी कैलकुलेशन, पास्कल्स लॉ पर बेस्ड कि प्रेशर inside the liquid at any point depends upon vertical depth, rho g h is the formula। उस फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, IIT एडवांस 2020 पेपर 1 में पूछा गया था, राइट। यस, आगे बढ़े, देखें। यस, 2019 पेपर 1, 2019 पेपर 1। अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन, चलिए कोई बात नहीं, मैकेनिक्स लग रही है, इन्वॉल्व हो रही है, 100 न्यूटन, ठीक है। इज सस्पेंडेड बाय कॉपर एंड स्टील वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कलर बदल के मार्क कर लेते हैं। ये एरिया हो गया, लेंथ √3 मीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। कॉपर है देखिए √3, ये √3 मीटर और ये 1 मीटर। Their other ends are fixed on the ceiling as shown in the figure 30 डिग्री 60 डिग्री। देखिए यहां हम तो दिखाते हैं टेंशन TC और यहां हम टेंशन दिखाते हैं T स्टील S। अगर ये 30 है तो ये कंपोनेंट कितना हुआ? TC cos 30 और ये TS cos 60। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो TC cos 30 किसके बराबर होना चाहिए? TS cos 60 के बराबर होना चाहिए। तो TC cos 30 किसके बराबर होना चाहिए? TS cos 60 के बराबर होना चाहिए। TC cos 30 is √3/2, TS cos 60 is 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, √3 टाइम्स TC इक्वल्स टू TS। दोनों की टेंशन का रिलेशन हमने निकाल लिया। The angle subtended by copper and steel is 30 and 60. If elongation in copper wire is this one, steel wire is this one, then find। हमें elongation का रेशियो निकालना है। इलास्टिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है इलास्टिसिटी में? यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस हमें कहता है T अपॉन A इंटू डेल्टा L अपॉन L। तो डेल्टा L इक्वल टू T अपॉन YA इंटू L, ये कहता है। तो अगर आप डेल्टा L कॉपर अपॉन स्टील की बात करनी है, कॉपर अपॉन डेल्टा L स्टील की बात करनी है, टेंशन इन कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, टेंशन इन स्टील, लेंथ इन स्टील, यंग्स मॉडुलस इन स्टील। एरिया तो लिखने की नीड नहीं है क्योंकि दोनों के रेशियो में एरिया कैंसिल हो गया। नहीं भी दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, राइट। TC और TS का रिलेशन आप निकाल चुके। TS इज √3 टाइम्स TC, TS इज √3 टाइम्स TC। एक चीज तो बन गई। लेंथ ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर इज √3, लेंथ ऑफ स्टील इज 1। लेंथ ऑफ कॉपर इज √3, लेंथ ऑफ स्टील इज 1, राइट। दो चीजें हो गई। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यस, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2 × 10⁻11, कॉपर इज 1 × 10⁻11। तो यार स्टील 2 × 10⁻11 और कॉपर, यस दिस वन इज कॉपर, राइट। ए मतलब फर्स्ट वाला मतलब कॉपर, राइट। T अपॉन Y, ए तो कट ही जाएगा ना, TL अपॉन Y, TL अपॉन Y। तो 1 × 10⁻11। क्या कैंसिल हो रहा है भाई? ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर स्टील है, नीचे कॉपर है, ऊपर स्टील है और नीचे कॉपर है। यंग्स मॉडुलस कॉपर 1 है, स्टील 2 है। यस, कितना बन गया? क्या निकालना है? रेशियो, ओके। तो कितना आ गया? 2 आ गया, 2 आ गया,
राइट। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, 2019 पेपर 1 में आपसे पूछा गया, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए प्रीवियस ईयर्स के जो आपसे पूछे गए थे। होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, राइट। और देखिए इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यस आपको लगेगा कि यार ये पेपर हम सॉल्व कर सकते। आईआईटी एडवांस एक डिफिकल्ट पेपर नहीं है, एटलीस्ट फिजिक्स तो टफ नहीं आती, राइट। सिंपल फिजिक्स है, केवल हमें एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे फोकस करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, राइट। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएंगे तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर आंसर में दिक्कत है। इसका मतलब लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, लैंग्वेज स्ट्रांगली क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, देन क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। बड़े आराम से ये फ्लूइड्स का क्वेश्चन हो या सरफेस टेंशन का, इलास्टिसिटी में तो यंग्स मॉडुलस, देखिए यंग्स मॉडुलस का एक क्वेश्चन आ गया, बल्क मॉडुलस का भी एक क्वेश्चन आ गया, दोनों बड़े आसान थे, राइट। और इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस के साथ इन्वॉल्व हो गए। तीसरा सरफेस टेंशन के 2-3 क्वेश्चन आ गए, पास्कल्स लॉ का एक क्वेश्चन आ गया। तो अगर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो वेरिएशन है क्वेश्चंस में, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ने कवर कर लिया हमारा, राइट। अभी जबकि हमने केवल 6-7-8 क्वेश्चन ही देखे, लेकिन सब टाइप का एक एक क्वेश्चन है इसमें आ गया, राइट। ऐसा नहीं है कि सेम ही कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करते, उसी टॉपिक के जितने भी वेरिएशन थे सारे वेरिएशन ही पूछे हुए हैं। सिंपल पास्कल्स लॉ भी पूछा हुआ है, सिंपल इलास्टिक यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन भी पूछा है, राइट। तो बड़े आसान रहते हैं ये क्वेश्चंस अगर हम कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटल्स को डील करते और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेते। आज इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे, फिर डिस्कस करते हैं आईआईटी एक्सप्रेस में एक नए टॉपिक को। तब तक के लिए यस, बाय बाय, वीसीएस।